नमस्कार दोस्तों, वॉइस विद कुशवाहा चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की कहानी है औरत का घर। आज सुबह से ही तेज बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी। तुम बरसात से इतना डरती क्यों हो? मुझे तो बहुत बारिश पसंद है। कड़कती बिजलियां, बारिश में भीगी मिट्टी की सोंधी सोंधी खुशबू। जय ने अपनी पत्नी प्रीति को गले लगाते हुए कहा। जय के सीने से लगी प्रीति ने कहा, मैं आपकी तरह हिम्मती नहीं हूँ। मुझे तो बहुत डर लगता है, बादल के गरजने और बिजली के चमकने से। मुझे तो डर के मारे रोना आ जाता है। मैं अपने मायके में तो मम्मी से चिपक कर सोती थी, कभी अकेली नहीं रही। अच्छा जी, लेकिन तुम बहुत रोती हो। ये तो है, हर छोटी मोटी बात में। अब तो बात खुशी की हो या गम की। अरे तो एक फौजी की पत्नी तो तुम्हें तो निडर और साहसी होना चाहिए। अब तुम्हें खुद को बदलना होगा, क्योंकि अब तुम लड़की नहीं रही, अब तुम माँ बनने वाली हो। अब तुम्हारे कंधों पर ही सारी जिम्मेदारी है। घर, माँ और बाबूजी और बच्चों का ख्याल तुम्हें ही रखना होगा। यूं डटकर या रोध होकर तुम कभी नहीं कर पाओगे। भगवान न करे कल को कोई बात हो गई तो, जय ने प्रीति से कहा। प्रीति ने तुरंत अपना हाथ जय के मुंह पर रख दिया और कहा, भगवान के लिए चुप हो जाइए। ऐसी बातें अपने मुंह से आज के बाद कभी भी मत निकालिएगा। प्रीति और जय की शादी हुए अभी सिर्फ 2 साल ही हुआ था। प्रीति 4 महीने की गर्भवती थी। जय के पिताजी एक किसान और माँ एक सामान्य गृहिणी थी। जय भारतीय वायुसेना में ग्रुप कैप्टन था, जिस पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए उसने बहुत मेहनत की थी, क्योंकि जय के बचपन का सपना था भारतीय फौज में होना, जिसे उसे अपने बलबूते पर अपनी मेहनत से पूरा किया। जय 2 भाई थे, लेकिन छोटा भाई कोई काम का नहीं करता था। वो पूरी तरह से जय के पैसों पर ही आश्रित था। जिम्मेदारियों से तो वो बहुत दूर ही रहता था। जिम्मेदारी का एहसास समझाने के लिए ही उसकी शादी प्रीति और जय की शादी के 1 साल बाद ही कर दी गई। लेकिन यहाँ तो सुधार की बजाय वो दोनों एक से भले 2 हो गए थे। देवरानी की भी निगाह हमेशा जय के ही पैसों पर रहती थी। वो स्वभाव से लालची और आलसी दोनों ही थे। ये बात जय के माता पिता को बहुत अच्छे से पता हो गई थी, इसलिए शादी के 1 साल बाद ही उन्हें अलग कर दिया गया। अलग होते ही दोनों अपना खर्चा खुद अच्छे से उठाने लगे। चालाकी की हद तो ये थी कि जब मन होता जय से वो दोनों फोन करके मदद मांग लेते और जय भी छोटे भाई के मोह में मदद कर देता, जिस वजह से जय की मां ने घर की सारी जिम्मेदारी प्रीति के ही कंधों पर थी। प्रीति के मायके में उसके पिताजी बचपन में ही गुजर गए थे। 3 भाई भाभी थे, लेकिन उनको कोई विशेष लगाव प्रीति से नहीं था। प्रीति की शादी भी उन्होंने सामाजिक लोकलाज के दबाव में की, लेकिन शादी के बाद उसकी मां के लाख कहने पर भी भाइयों ने अपनी बहन से कभी कोई रिश्ता नहीं रखा। उन लोगों ने उसे कभी फोन करके उसकी विदाई नहीं कराई थी। प्रीति का जब अपनी मां से मिलने का मन होता तो वो खुद ही आती और मिलकर चली जाती। जय सारे सच और अपनी पारिवारिक परिस्थितियों से अच्छी तरह वाकिफ था, इसलिए उसे हमेशा अपने परिवार की चिंता लगी रहती। 25 दिनों की छुट्टी बिताकर जय वापस ही ड्यूटी पर चला गया, वापस जल्दी जाने का वादा करके। 9 महीने बाद प्रीति ने 2 जुड़वा प्यारी सी बेटियों को जन्म दिया, जिसकी खबर सुनकर जय बहुत खुश हुआ। उसने कहा, अभी छुट्टी नहीं मिली, लेकिन अगले महीने में पक्का आ जाऊंगा। छुट्टी की अर्जी लगा दी है, लेकिन तब तक सीमा पर कारगिल का युद्ध छिड़ गया और सभी सैनिकों की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई। रोज टीवी पर सैनिकों की शहादत की खबरों को सुनकर प्रीति का मन डर जाता। मन में तरह तरह के ख्याल आने लगते। उसका मन डर और किसी अनहोनी की आशंका से कांप उठता और वो रोने लगती। तो हर बार प्रीति की सास कहती, तू इतनी कमजोर हो जाएगी तो बेटियों को कौन संभालेगा? और जरूरी तो नहीं कि हर सैनिक शहीद ही हो बेटा। खुद को मजबूत बना और अपनी बेटियों को भी मजबूत बना, क्योंकि एक मजबूत इच्छा शक्ति की माँ ही अपने बच्चों को मजबूत और दृढ़ इच्छा शक्ति का व्यक्तित्व बना सकती है और सही राह दिखा सकती है।
दोनों बच्चों को गोद में लिए प्रीति ने कहा, आप सही कह रही हैं माँ जी। मैं अपनी बेटियों को उनके पिता की तरह मजबूत व्यक्तित्व का बनाऊंगी, मजबूर या डरपोक नहीं। अगली सुबह प्रीति ने सास को चाय पकड़ाई और कहा, माँ मैं रसोई में नाश्ता बनाने जा रही हूँ। तब तक ससुर जी ने लड़खड़ाते कदमों के साथ कमरे में प्रवेश किया तो उनको प्रीति ने पकड़ाते हुए कहा, क्या हुआ बाबूजी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? उनके चेहरे की गंभीरता और भाव देखकर प्रीति को लगा कि कुछ हो गया है, लेकिन क्या? ससुर जी की हालत देखकर उसकी सास जोर जोर से रो रही थी और उनको झकझोरते हुए बोले जा रही थी, क्या हुआ जी? भगवान के लिए कुछ तो बोलिए, क्या हुआ? किसी से झगड़ा हुआ क्या? आप इतना बेचैन क्यों हैं? तब तक प्रीति के मोबाइल पर फोन आया। देखा तो जय का नंबर था। प्रीति ने तुरंत झटके से फोन उठाकर एक सांस में बोला, हेलो जय, तुम ठीक हो ना? पता नहीं बाबूजी को क्या हो रहा है, सिर झुकाए बैठे हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे। मुझे तो डर लग रहा है, पता नहीं क्या बात हो गई। तुम्हें पता है ना इस तरह की परिस्थितियों से मैं कितना डरती हूँ, लो तुम भी समझाओ। रोती हुई प्रीति ने एक सांस में सारी बात बोली। तभी उधर से आवाज़ गूंजी, मैडम मैं जय नहीं, एक सिपाही बोल रहा हूँ। कैप्टन जय युद्ध में शहीद हो गए। इतना सुनते ही प्रीति के हाथों से फोन छूट गया और सीधा तट से जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। जय के शहीद हो जाने की खबर पूरे मोहल्ले में फैल गई। खबर सुनते आस पड़ोस से जानने पहचानने वाले भागकर आए। प्रीति के मुंह पर पानी का छींटा देकर होश में लाया गया। जय का पार्थिव शरीर पूरे राजकीय सम्मान के साथ तेज बारिश के बीच उसके घर लाया गया। आकाश में भी आज बिजलियां चमक रही थी, बादल गरज रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे बादल भी आज गर्जना करके जैसे देश के इस वीर सपूत को अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हों। पेड़ पौधे हवा के तेज झोंकों से झुक झुक कर जैसे जैसे उसे आज सलामी दे रहे थे। जय को श्रद्धांजलि देने के समय तेज बारिश में भी आसमान के गांव से लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था। सब नारा लगाए जा रहे थे, भारत माता की जय, जब तक सूरज चांद रहेगा जय तुम्हारा नाम रहेगा, हमारा जय अमर रहे। हर छोटी से छोटी बात पर डरने और रोने वाली प्रीति की आंखों में आज डर और आंसू दोनों नहीं थे। उसने बेटियों के साथ जय को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए कहा, देखो जय, आज मैं रो नहीं रही, अब कभी रोऊंगी भी नहीं। तुम यही चाहते थे ना, लेकिन तुम जानते हो क्यों? क्योंकि अब कोई चुप कराने वाला और आंसू पोंछने वाला नहीं बचा मेरे पास। जिसने भी ये मंजर देखा उसकी आंखों में आंसू आ गए। पूरे राजकीय सम्मान के साथ जय के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन घर लौटते वक्त जय के पिताजी अपने जवान बेटे की मृत्यु का गम बर्दाश्त न कर पाए और उनका भी देहांत हो गया। अंतिम क्रियाकर्म के समापन के बाद घर में मौजूद आस पड़ोस के लोग और नात रिश्तेदार प्रीति की सास को समझाने लगे कि वो अपने छोटे बेटे को अब साथ रख ले, क्योंकि बिना मर्द के घर सुरक्षित नहीं होता। प्रीति बेचारी अकेली औरत, आखिर कोई बात ऊंच नीच हुई तो क्या कर लेगी? कल को दोनों बेटियां बड़ी होगी तो उनकी सुरक्षा के लिए भी तो कोई मर्द होना चाहिए ना घर में। आजकल वैसे भी जमाना बड़ा खराब है, हर रोज ही समाचार में सुनने को मिल जाती है रेप, किडनैपिंग जैसी घटनाएं। देवरानी ने इतना सुनते ही दुख में कुटिल मुस्कान ली, जिसे प्रीति ने देख लिया। तब प्रीति ने सबके सामने हाथ जोड़ते हुए नम्रता पूर्वक कहा, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दुख में शामिल होने के लिए, लेकिन आपकी राय मुझे न मंजूर नहीं है। मैं कभी भी इन लोगों को अपने साथ नहीं रखूंगी। रही बात हमारी, तो ये सही है कि मैं और माँ जी एक औरत हैं, लेकिन बेचारी अबला या कमज़ोर नहीं। हम दोनों एक मजबूत औरत हैं। मैं एक शहीद की पत्नी हूँ और माँ जी एक शहीद की माँ, और शहीद की पत्नियाँ और माँ कभी कमज़ोर नहीं होती। हम सब काफ़ी हैं एक दूसरे को संभालने के लिए।
और रही बात मेरी बेटियों की सुरक्षा और सुरक्षित भविष्य की, तो मैं उन्हें इतना काबिल और बहादुर बनाऊंगी कि वो अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकें। इतना सुनते ही प्रीति की देवरानी का मुंह बन गया, क्योंकि उसकी निगाह तो जय को मिलने वाले पैसों और पेंशन पर थी। उसने सोचा कि वो एहसान और अधिकार दोनों जमा कर लेगी, लेकिन प्रीति ने ऐसा कहकर उसके सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। समय तेजी से पंख लगाकर उड़ गया। बेटियां बड़ी हो गई थीं। आज भी तेज बरसात हो रही थी, बादल गरज रहे थे, बिजली कड़क रही थी, लेकिन आज प्रीति हाथ में कॉफी का मग लिए खिड़की पर बैठी पुरानी यादों में खोई हुई बरसात की बूंदों को देख रही थी। तभी फोन की घंटी बजी तो देखा बेटियों का फोन था। उसने फोन पर हालचाल पूछा। दोनों बेटियों ने बताया कि उन्हें छुट्टी मिल गई है और वो अपनी माँ और दादी से मिलने घर आ रही हैं। प्रीति खुश थी, क्योंकि उसकी दोनों बेटियां भी भारतीय अर्धसैनिक बल में देश की सेवा करके देश, परिवार और प्रीति का मान बढ़ा रही थी। बरसात की रात, खिड़की के बाहर गरजते बादल, कड़कती बिजली। प्रीति ने जय की तस्वीर को सीने से लगाते हुए कहा, देखो जय, मैंने तुमसे किया अपना वादा पूरा कर दिया। तुम्हारी तरह तुम्हारी दोनों बेटियां भी फौज में भर्ती हुई। तुम्हारी बेटियां तुम्हारी तरह निडर और बहादुर हैं। वो छोटी छोटी बातों में रोती नहीं है मेरी तरह। अब तो तुम खुश हो ना? वैसे एक बात तो तुमको बताना ही भूल गई, अब मैं भी छोटी छोटी बातों में नहीं रोती। कहानी का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि शहीद सैनिकों के बारे में बात करना और लिखना जितना आसान है उतना ही मुश्किल है किसी भी शहीद के परिवार का जीवन, क्योंकि शहीद सैनिक तो देश के लिए शहादत देकर चला जाता है, लेकिन उतना ही कठिन संघर्षमय जीवन हो जाता है उस शहीद के परिवार का जीवन। इसलिए हमें खुले दिल से अपने शहीद सैनिकों के परिवार की मदद करनी चाहिए। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।